गुड इवनिंग एवरीवन एंड यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर पर। और जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे राजव्यवस्था यानी उन नियम और सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे, यानी जिसके द्वारा किसी देश का शासन और सत्ता को चलाया जाता है। तो हमने उसी परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि हमारा जो आज के वर्तमान का जो भारत है, यानी आज का जो भारत है, वर्तमान का जो भारत है, उसको चलाने के लिए, उसकी सत्ता और शासन को चलाने के लिए एक संविधान है। और जब हमने संविधान के बारे में समझा, संविधान को एक मोटा मोटी संक्षिप्त रूप में समझा या ब्रीफली हमने उसको देखा, तो कहीं ना कहीं उस संविधान की जड़ें बहुत पुरानी हमें दिखाई दी। तो हमने पहले उसी संविधान की जड़ों यानी उसके इतिहास को समझने की कोशिश की। और फिर हमने देखा कि एक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में व्यापार करने आती है और कैसे वो धीरे धीरे सत्ता पर अपना कब्जा करने की कोशिश करती है, यानी वो सत्ता चलाने की कोशिश करती है। और उसी संबंध में वो युद्ध लड़ती है, और पहला युद्ध लड़ती है 1757 का प्लासी का युद्ध, और फिर 1764 का बक्सर का युद्ध। और पहली बार कंपनी को लिखित रूप में इलाहाबाद की संधि में 1765 में कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो अब लिखित रूप में भारत में सत्ता और शासन को चलाने का कार्य करेगी। लेकिन कंपनी की कुछ कमियों को, शोषण, अराजकता भरी नीतियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार कंपनी के ऊपर, कंपनी और भारत के लिए एक नियम बनाती है, कानून बनाती है कि अब कंपनी इसके दायरे में रहकर कार्य करेगी। और वो कानून होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक इसी प्रकार से कंपनी और भारतीय नागरिकों के ऊपर अलग अलग प्रकार से समय के साथ बदलते हुए कुछ कानून लागू किए जाते हैं। और कंपनी की बढ़ती हुई शोषणकारी नीति और ब्रिटिश सरकार के असफल दावों के साथ में एक क्रांति होती है, एक स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857। और फिर वो 1857 का वो स्वतंत्रता संग्राम जो कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है, यानी ये वो समय था जहां पर एंड ऑफ कंपनी, यानी अब जो कंपनी शासन कर रही थी वो अब समाप्त कर दी जाती है। और सत्ता और शासन स्वयं अब ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले लेती है। और यहीं से अब दो पदों का सृजन होता है, एक वायसराय और दूसरा भारत सचिव। अब यानी एक व्यक्ति ब्रिटेन में रहेगा जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा और उस पद का नाम होगा भारत सचिव, और दूसरा व्यक्ति भारत में रहकर प्रत्यक्ष रूप से शासन को रेगुलेट करने का काम करेगा और उस पद का नाम होगा वायसराय। तो ये नींव यहाँ से 1858 से पड़ती है। और जैसे जैसे भारत में राष्ट्रीयवाद का जन्म होता है, राष्ट्रीय चेतना लोगों के अंदर बढ़ती है, ऐसे ऐसे ब्रिटिश सरकार कुछ और नए कानून, जिसमें 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और फिर 3 चार्टर एक्ट जिसमें 1813 और 1833 के उसके बाद ये 1892 का कानून, और फिर नए कानून 1909 का मार्लिमेंटो सुधार और 1919 का माल्टेंग चेम्सफोर्ड सुधार, और फिर भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम इत्यादि कानून भारत पर लागू किए जाते हैं। और उसके बाद फिर ये वो समय था जब यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत के लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना थी या भारत की स्वतंत्रता को लेकर जो मांग थी, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक कॉन्फिडेंस में अब आ चुकी थी। और इसके बाद भारत में पहली बार 1937 के प्रांतीय चुनाव कराए जाते हैं, और उन 11 प्रांतों में कराए जाते हैं जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाए गए थे। इसी प्रकार से कुछ अन्य घटनाएं भारत की स्वतंत्रता संग्राम जो चलता है उसकी मांग को लेकर कुछ नए कानून, जैसे अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स प्रस्ताव और फिर वेवेल योजना, और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि उसके बाद कैबिनेट मिशन, और फिर उस कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है। और
अंतरिम सरकार चुनी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं 1937 के प्रांतीय चुनाव के जैसी हार मुस्लिम लीग को देखने मिलती है। ठीक उसी प्रकार की हार मुस्लिम लीग को एक बार फिर संविधान सभा के चुनाव में देखनी पड़ती है। तो उससे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को मनाती है और वह संविधान सभा की बैठक में भी शामिल नहीं होती है। अब ऐसा लगता है कि अब किसी भी तरीके से भारत में एकता को बनाए रखना संभव नहीं है, अर्थात अब विभाजन ये क्लियर हो चुका था कि अब विभाजन निश्चित है। तो इन्हीं आधारों पर अब ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में वायसराय, उस समय के वायसराय वेवेल की जगह अब नया वायसराय चुना जाता है और जिनका नाम होता है लॉर्ड माउंटबेटन, उनको भारत भेजा जाता है और वो 24 मार्च 1947 को भारत आते हैं और भारत में भारतीय नेताओं से चर्चा करने के बाद फिर वापस वो ब्रिटेन जाते हैं और ब्रिटेन में एक विस्तृत चर्चा करने के बाद और एक नए मसौदे के साथ, जिसको हम माउंटबेटन योजना के नाम से समझेंगे कि वो आखिर माउंटबेटन योजना क्या थी, वो एक योजना के साथ में भारत आते हैं और उस योजना के अंतर्गत प्रस्तावों को भारतीय राजनीतिक लोगों के सामने रखते हैं और उसी को हम माउंटबेटन योजना के नाम से या 3 जून योजना के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो योजना 3 जून 1947 को भारतीय राजनीतिक लोगों के सामने रखी जाती है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने रखी जाती है। तो आइए देखते हैं माउंटबेटन योजना और फिर देखेंगे स्वतंत्रता अधिनियम, जो इस योजना को एक्सेप्ट करने के बाद जो एक एक्ट पास किया जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी भारतीयों को स्वतंत्रता देने के लिए एक एक्ट बनाया जाएगा। पहले हम माउंटबेटन योजना को देख लेते हैं कि माउंटबेटन के द्वारा वो कौन से तथ्य या कौन सी चीज़ें रखी गई और भारत की स्वतंत्रता को लेकर कौन से बिंदु सामने आए, वो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे, आपने जैसे कि देखा कि संविधान सभा की, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है, 9 दिसंबर 1940 को होती है और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को दिल्ली में संपन्न होती है और उसके अध्यक्ष या उसके परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचन होता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनका निर्वाचन 1947 को हुआ, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। तो अब आप देखेंगे, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे माउंटबेटन योजना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेवेल के अथक प्रयासों के बावजूद भी जब स्थिति नहीं संभलती है और ये बात क्लियर हो चुकी थी कि अब विभाजन निश्चित है, तो भारत के वायसराय को चेंज करके या बदल करके एक नया वायसराय नियुक्त किया जाता है, जिनका नाम होता है लॉर्ड माउंटबेटन, और उनको भारत 24 मार्च 1947 को भारत भेजा जाता है और एक विस्तृत चर्चा की जाती है। उसके बाद वो वापस ब्रिटेन जाते हैं और ब्रिटेन से फिर वापस आते हैं और एक विस्तृत मसौदा या एक पूरी चर्चा, एक पूरा मसौदा तैयार करके भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने रखा जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं उस मसौदे के ऊपर कि वो माउंटबेटन योजना आखिर क्या थी। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 को सत्ता भारतीयों को सौंप देगी और इसी के चलते लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया और वह 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, यानी वो वायसराय बनकर भारत में आते हैं और एक
वाली विभाजन के साथ में वो चर्चा करने के लिए आते हैं कि भारत आखिर चाहता क्या है। यानी वो भारतीय राजनीतिज्ञों के साथ में बात करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली के द्वारा भारत भेजे जाते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपने नीति विषयक बयान जारी किया, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसे 3 जून योजना या मन बाटन योजना या बाल्कन प्लान की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। यानी भारत में नए वायसराय की नियुक्ति होती है और उनका नाम होता है लॉर्ड माउंटबेटन, और वो भारत में आते हैं 3 जून को। वो प्लान रखा जाता है जो लॉर्ड माउंटबेटन लेकर के आते हैं, और उसी को, उस प्लान को, जो वो प्लान था उसी को नाम दिया जाता है माउंटबेटन योजना, या फिर 3 जून योजना, या फिर मन बाटन योजना, या फिर बाल्कन प्लान की संज्ञा उसको दी जाती है। अब आप देखेंगे कि वो प्लान जब प्लान करके लेके आते हैं और डिस्कस होती है, तो भारतीयों में, जैसा कि आपको पहले से पता है कि कुछ गर्म दल के नेता, कुछ नरम दल के नेता, तो आप देखेंगे कि भारतीय जो राजनीतिज्ञ थे, कुछ उसको स्वीकार करते हैं तो कुछ उसको अस्वीकार करते हैं। तो स्वीकार करने वालों में कांग्रेस के कुछ मुख्य नेता एवं अस्वीकार करने वालों में कुछ अन्य नेता, जैसा कि आप जानेंगे, JB कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने उसका समर्थन किया। यानी कांग्रेस के ये वो नेता थे जिन्होंने उस प्लान का समर्थन किया, स्वीकृति दी। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर प्लान के वो बिंदु, वो क्या प्लान था जो माउंटबेटन लेकर आए थे। लेकिन अभी इतना समझते हैं कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक होती है और उसमें उस प्लान पर चर्चा की जाती है, तो कांग्रेस के कुछ नेता, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद इत्यादि, उसका समर्थन करते हैं, यानी उसको स्वीकार करते हैं। और इसी के विपरीत खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, सिंध कांग्रेस के नेता जोतराम मिटवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन एवं मौलाना हाफिजुर रहमान आदि ने इस बैठक में प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया। यानी वो इस तरह का प्रस्ताव नहीं चाहते थे। तो कुछ लोग इसको सफल और अच्छा प्रस्ताव समझ रहे थे, तो एक तरफ इसको असफल और एक सही दिशा में न जाने वाला प्रस्ताव समझ रहे थे। तो जिनमें प्रमुख थे खान अब्दुल गफ्फार खान और कांग्रेस, सिंध कांग्रेस के नेता और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू एवं पुरुषोत्तम दास टंडन। इसी में फिर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में ये समर्पण है। यानी जिस राष्ट्रवादी चेतना को लेकर आप लड़ रहे थे और आप एक भारत की बात कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं उस संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। यानी जो आप संप्रदायवाद जो आप देखते आ रहे हैं 1905 से, कि कभी मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात, तो फिर अन्य संप्रदायों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की जाती है। यानी अब आप अगर आप अब इसको स्वीकार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद का समर्पण है और संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। तो ये कहना था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का। योजना के तहत प्रावधान था। अब आप देखेंगे कि वास्तव में ये माउंटबेटन योजना क्या थी। यानी योजना के तहत प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को 2
संप्रभु राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। संप्रभु, आगे हम इन शब्दों की व्याख्या करेंगे, लेकिन आप अभी इतना समझिए, यानी जिसका अपना सत्ता और शासन हो, उसके ऊपर किसी अन्य राष्ट्र का कोई किसी प्रकार का दबाव न हो, यानी वो निर्णय लेने में समर्थ हो, उसके अपने निर्णयों में उसकी स्वतंत्रता हो। तो आप देखेंगे कि योजना के तहत प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को 2 संप्रभु राष्ट्र भारत तथा पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा और पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा। यानी पंजाब और बंगाल ये वो क्षेत्र थे जहां पर आबादी, धर्म को लेकर आबादी कुछ अलग प्रकार की थी, यानी वहां कुछ मुस्लिम और हिंदू आपस में संयुक्त रूप से रहते थे। और जब हम 2 राष्ट्रों को बांटने की बात कर रहे हैं और वो धर्म के आधार पर विभाजन कर रहे हैं, चूँकि मुस्लिम लीग की डिमांड थी, वो चाहती थी कि उनका एक अपना अलग राष्ट्र हो, तो बंगाल और पंजाब 2 ऐसे क्षेत्र थे जो पाकिस्तान वाला पंजाब आज भी वर्तमान में आप देखते हैं कि उसमें बहुल संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं। ठीक इसी प्रकार बंगाल में भी क्या था कि बहुल संख्या में मुस्लिम थे, तो इसीलिए वहाँ जनमत संग्रह की बात की गई। आखिर लोगों के आपसी डिस्कशन के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि वो लोग अपने आप को कहाँ रखेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग तथा बाकी अन्य दलों ने योजना को मंजूर कर लिया। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। यानी ये जो योजना थी, इसको अब दोनों पक्षों के द्वारा स्वीकार किया गया और फिर अभी ये एक योजना थी, यानी इन तथ्यों को भारत के राजनीतिक लोगों के सामने रखा गया था। और ये योजना किसकी तरफ से आई? ब्रिटिश सरकार की तरफ से आई। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुने जाने वाले सदस्य, यानी भारत में वो पद वायसराय, और नए वायसराय को चुना गया वो माउंटबेटन, और वो इस योजना को भारतीयों के सामने रखते हैं। और अंततः यह योजना, जैसा कि आपने देखा, निम्न तथ्यों के साथ में स्वीकार कर ली जाती है और फिर इस योजना को एक लिखित और कानूनी रूप देने के लिए नया एक्ट भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया जाता है। यानी अब भारत की स्वतंत्रता को कानूनी रूप से पास किया जाएगा, एक एक्ट बनाया जाएगा और उसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। और आप देखेंगे कि ये स्वतंत्रता वाला एक्ट आज भी ब्रिटेन सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। तो आप अब समझेंगे भारत सरकार अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी भारत को आज़ादी देने के लिए अब भारत को कानूनी रूप से, लिखित रूप में ब्रिटेन की तरफ से आज़ादी दी जाएगी। यानी सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों के हाथ में होगा। अब भारत स्वयं अपने यहाँ के शासक बनेंगे और सत्ता को चलाने के लिए एक नई सरकार बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में वो कौन से बिंदु थे और क्या कानूनी रूप से भारत को किस तरीके से आज़ादी मिलती है। तो आप देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून था। ऐतिहासिक इसलिए था कि भारत को अब कानूनी रूप से, यानी वर्बली या मौखिक रूप से बात करके नहीं, बल्कि कानूनी रूप से अब भारत को आज़ादी मिलने वाली थी। तो जिसने औपचारिक रूप से भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया, देश को स्वतंत्रता प्रदान की और इसे 2 संप्रभु राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। तो आपने देखा कि ब्रिटिश संसद द्वारा एक वो कानून था ये जो पास किया गया कि अब भारत जो ये ब्रिटिश शासित भारत था, अब ये 2
संप्रभु राष्ट्रों में इसका विभाजन होगा, जिसमें एक भारत बनेगा और तो दूसरा पाकिस्तान बनेगा। तो अब इसकी घोषणा ऑफिशियली यानी ये कानून पास करके 18 ऐसा कानून, अब आप आगे देखेंगे, ऐसा कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर 18 जुलाई 1947 को पास किया जाता है, यानी इसको राजकीय स्वीकृति मिलती है 18 जुलाई 1947 को। ये कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर अंतिम रूप से साइन किया जाता है 18 जुलाई 1947 को। अब आप देखेंगे कि इस अधिनियम ने स्वतंत्रता के लिए दशकों से चले आ रहे संघर्ष की परिणति को चिन्हित किया और जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को दो स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना होती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम माउंटबेटन योजना के बाद, यानी माउंटबेटन के भारत में विस्तृत चर्चा के बाद, उन प्रस्तावों को रखने के बाद माउंटबेटन वापस ब्रिटेन जाते हैं और फिर उन जो डिमांड्स थी, जो प्रस्ताव में चीज़ें रखी गई थी, उनको अमली जामा पहनाया जाता है और एक नया कानून भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत सफल रणनीति के रूप में सामने आया। अंततः भारतीयों को स्वतंत्रता मिली और वो ब्रिटेन के द्वारा पास किया गया कानून भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसके जो मुख्य प्रावधान थे अब वो आप देखेंगे। तो दो प्रभुत्व का निर्माण, यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन, यानी भारत का विभाजन, इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान की और दो अलग अलग उपनिवेश बन गए और उन्हें अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुई। यानी अब अलग अलग दो नए राष्ट्रों का जन्म हुआ, जिसमें एक भारत और तो दूसरा पाकिस्तान, और अब वो अपने आप में संप्रभु थे, यानी उनकी अपनी स्वतंत्रता थी, उन पर किसी प्रकार के आंतरिक और बाह्य मामलों पर पूर्ण स्वायत्तता उनको प्राप्त हुई या किसी भी प्रकार से उन पर कोई आंतरिक या बाह्य दबाव नहीं था। और अब दो नए डोमिनियन स्टेट, भारत और पाकिस्तान दोनों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया, जिसका अर्थ है कि वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहेंगे और ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में मान्यता देंगे, हालांकि वे अन्यथा संप्रभु थे। यानी आप इसको इस प्रकार से समझिए, यानी कहने को अभी भी भारत ब्रिटेन के अधीन नहीं है, यानी अब फैसलों पर वो भारत की सरकार स्वतंत्र होगी, लेकिन वो प्रमुख अभी भी ब्रिटेन को ही मानेंगे, यानी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी वो ब्रिटेन को ही समझेंगे। जब तक भारत के अंदर एक नया कानून नहीं बन जाता, उनकी अपनी स्वतंत्र सरकार नहीं बन जाती, जब तक वो भारत के राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में उसी को मान्यता देंगे, यानी ब्रिटेन को ही मान्यता देते रहेंगे। आप देखेंगे कि ब्रिटिश आधिपत्य शक्तियों का उन्मूलन, यानी जो ब्रिटिशों की ताकतें थी या कुछ ब्रिटिश कानून थे जो भारत पर लागू थे, या ब्रिटिशों की या ब्रिटिश सरकार की जो शक्तियाँ थी, उसका अब उन्मूलन होगा, यानी अब उसमें कमी आएगी और भारत के राजनीतिक लोग अपने फैसले स्वयं लेंगे, यानी अब सत्ता का हस्तांतरण होगा। ब्रिटिश राजशाही ने भारतीय मामलों पर अपना अधिकार त्याग दिया, यानी अब ब्रिटिश जो राजशाही है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो अब भारतीय मामलों पर अपना अधिकार नहीं चलाएगी। उसने अब उन पर भारतीय मामलों पर अपना अधिकार उन्होंने त्याग दिया और पूर्ण विधायी और कार्यकारी शक्ति अब भारत और पाकिस्तान को नई सरकारों को हस्तांतरित कर दी गई। अब शक्ति पूर्ण रूप से इस अधिनियम के द्वारा, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा शक्ति जो है वो
कंप्लीटली पूर्ण रूप से भारतीयों को सौंप दी गई और वो अपने निर्णय स्वयं विवेक से लेंगे। ब्रिटिश शासन का अंत, यानी अब जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नए नए कानून बना करके भारत में शासन किया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं उसका अंत हो गया। रियासतों पर ब्रिटिश राजशाही की संप्रभुता या सर्वोच्चता समाप्त हो गई। इसका अर्थ है कि यह ब्रिटिशों के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में रही रियासतों के पास अब भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प था। यानी वो कुछ जो रियासतें थी जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, अब उनको एक विकल्प दिया गया कि वो भारत या पाकिस्तान या वो स्वयं स्वतंत्र रह करके शासन कर सकते हैं। यानी रियासतों को अब एक विकल्प दिया गया और उनकी शक्ति, उनको पाकिस्तान या भारत में शामिल होने की शक्ति या फिर स्वतंत्र रहने का अधिकार रियासतों को दिया गया। अब आप देखेंगे कि रियासतों की स्वतंत्रता या रियासतों का विलय। रियासतें वे क्षेत्र जिन पर अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन स्थानीय राजाओं का शासन था, भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में विलय कर सकती थी। यानी उन रियासतों को ये पावर दी गई, ये शक्ति दी गई कि वो या तो भारत में रह सकते हैं या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या वो स्वतंत्र रह सकती थी, या वो किसी में भी शामिल होकर ना होकर के वो अपने आप में स्वतंत्र रह सकती थी। अधिनियम में यह प्रावधान था कि रियासतों के शासक दोनों में से किसी एक रियासत में विलय के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। यानी अधिनियम में यह भी कहा गया कि अगर कोई रियासत पाकिस्तान या भारत में शामिल होती है तो वो एक सिग्नेचर के द्वारा शामिल होने का काम करेंगे, यानी उनको एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। और आप आगे देखेंगे कि कभी जबरन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे गए तो कभी पुलिस कार्रवाई के द्वारा, यानी बाद में आप देखेंगे कि कुछ रियासतों को जबरन या किसी अन्य तरीके से उनको भारत में मिलाया गया। कानूनी संप्रभुता, यह प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके कारण अंततः जम्मू और कश्मीर, जिसने भारत में शामिल होने का विकल्प चुना, और हैदराबाद, जिसे भारत ने 1948 में अपने अधीन कर लिया था, जैसे राज्यों का एकीकरण हुआ। आप देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर, जिसे भारत में शामिल होने का विकल्प चुना, और हैदराबाद, जिसे अपने अधीन भारत ने 1948 में अपने अधीन कर लिया, इस प्रकार भारतीय राज्यों का एकीकरण हुआ। अब आप देखेंगे विधायी ढांचा कि वो लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क किस प्रकार से थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो कानून बनाने वाली संस्थाएं या फिर कहे कि सरकार को चलाने वाली संस्थाएं किस प्रकार की होगी, उसका भी इसमें जिक्र किया गया। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले संविधान सभा, भारत और पाकिस्तान को अपने अपने संविधान बनाने थे और संविधान सभाएं तो अपने अपने संविधानों का मसौदा तैयार करने के लिए वो खुद जिम्मेदार थी। तो इसके लिए गवर्नर जनरल, दोनों डोमिनियन स्टेट के लिए गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, यानी जो भारत और पाकिस्तान बनेंगे उनके लिए अपने अपने गवर्नर जनरल होंगे। और जिसमें आप देखेंगे कि भारत की तरफ से माउंटबेटन, तो पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल होंगे। तो आप देखेंगे कि दोनों डोमिनियन के लिए अलग गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। गवर्नर जनरल ने प्रत्येक देश द्वारा अपना संविधान अपनाने तक ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और थोड़े समय के लिए पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी रहे, यानी कुछ समय के लिए रहे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल बने। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में विधायी ढांचा कुछ इस प्रकार था। और इससे पहले आपने देखा कि देशी रियासतों को
कुछ स्वायत्तता दी गई, और वो स्वायत्तता इस प्रकार थी कि वो भारत में या तो भारत में शामिल हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और या फिर वो थर्ड ऑप्शन ये भी था कि वो अपने आप में स्वतंत्र रह सकते हैं। और अब आपने देखा कि दोनों डोमिनियन स्टेट के लिए अलग अलग संविधान सभाएं बननी थी। एक तरफ दोनों स्टेट के लिए 2 गवर्नर जनरल का बनना था, तो सर्वप्रथम माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन बाद में पाकिस्तान में वो कुछ समय तक अल्पकालीन समय तक गवर्नर जनरल रहे, और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब आप देखेंगे कि जो 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता दिवस की तिथि है, उसको लेकर भी जो माउंटबेटन योजना थी उसमें पहले कुछ और तिथि निर्धारित की जाती है, यानी उसमें निर्धारित जो तिथि थी वो बहुत समय बाद की थी, यानी आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं 1948 की तिथि थी। लेकिन भारतीयों का वो ब्रिटेन सरकार पर अविश्वास, जो अभी तक भारतीय नेताओं ने देखा था, वो कहीं ना कहीं उस अविश्वास के चलते भारतीयों का पक्ष था कि वो इस स्वतंत्रता को बहुत जल्दी ले, तो इसीलिए वो तिथि 1948 की बजाय 47 की चुनी जाती है, और भारत को जल्द आज़ाद कराने का काम किया जाता है। तो 15 अगस्त 1947 यानी स्वतंत्रता दिवस की तिथि इस अधिनियम के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों की स्वतंत्रता की तिथि 15 अगस्त 1947 निर्धारित की गई। लेकिन आप देखेंगे जब इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये तिथि पहले 1948 जून 1948 की निर्धारित थी, लेकिन बाद में एक चर्चा के बाद इसको 15 अगस्त 1947 निर्धारित किया गया। तो पाकिस्तान दोनों की स्वतंत्रता की तिथि 15 अगस्त 1947 निर्धारित की गई थी। यह तिथि प्रारंभिक योजना से आगे बढ़ा दी गई थी, जिसमें स्वतंत्रता की तिथि जून 1948 निर्धारित की गई थी। और आप इसको विस्तृत रूप से आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, या फिर आप इसको 11th और 12th की NCERT में भी पढ़ेंगे। ब्रिटिश संसद के अधिकार का अंत, ब्रिटिश विधानों का उन्मूलन, यानी जो ब्रिटिश विधान थे यानी कानून थे उनका अब अंत हो जाएगा, वो किसी भी प्रकार से भारत पर लागू नहीं रहेंगे। और जो ब्रिटिश संसद के अधिकार थे वो भी कंप्लीटली क्या है, अब उनका भी खात्मा हो जाएगा, और भारत दोनों ही तरीके से यानी कानून भी भारत के अपने होंगे और उन पर अधिकार भी भारतीयों के होंगे। तो अब वो समय था, इस अधिनियम के द्वारा जो बातें रखी गई, यानी अब संसद के अधिकार और ब्रिटिश विधानों का उन्मूलन अब हो जाएगा। इस अधिनियम ने औपचारिक रूप से भारत पर ब्रिटिश संसद के विधायी अधिकार यानी कानूनी अधिकार को समाप्त कर दिया, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए, जिससे भारत पर लागू सभी पूर्ववर्ती कानून और अधिनियम जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निरस्त और अमान्य हो गए। यानी ये वो 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा पूर्व में बनाए गए सभी कानून को अमान्य घोषित किया गया, और अब यहाँ से जो भारत के राजनीतिक लोगों के पास नए अधिकार थे, अब वो नई सरकार, अंतरिम सरकार का गठन, और उसी के द्वारा अब नए कानूनों के तहत जो नए कानून आपको संविधान में देखने को मिलेंगे, अब हमारे संविधान का निर्माण होगा, तब उसके तहत हमारे देश का शासन चलेगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का महत्व, द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी उसका क्या महत्व था, उसने ऐसा भारतीयों को क्या दिया कि उसकी महत्वता अधिक बढ़ गई। आप देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र संप्रभु राज्यों के रूप में स्थापित किया। यानी इसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो पहली बार भारत को में 2 डोमिनियन स्टेट बनते हैं जिसका नाम भारत और पाकिस्तान है। तो अब पहली बार इसका
भारत और पाकिस्तान के नाम पर दो डोमिनियन स्टेट बनाए गए। दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के साथ ही भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व का अंत हो गया, यानी अब ब्रिटिश प्रकार का किसी भी तरीके से कोई प्रभुत्व नहीं रह गया। इस अधिनियम का सबसे विवादास्पद और दुखद पहलू भारत का विभाजन था, यानी जिस विभाजन की बात कभी न कांग्रेस ने की और अंत तक कांग्रेस ये चाहती थी कि भारत का विभाजन ना हो, और भारत के जो कुछ दिग्गज नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल थे उनका भी ये मत था कि भारत का विभाजन ना हो। एक तरफ जहां कांग्रेस ये चाहती थी कि भारत का विभाजन ना हो, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग हमेशा एक नए राष्ट्र की मांग पर अड़ी रही और वो उनकी मांग बाद में मान ली भी गई। जैसा कि आपने देखा, इस अधिनियम ने रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प भी दिया। हालांकि किसी भी रियासत में शामिल होने का निर्णय कभी कभी ही सहज होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया और यह भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन उपनिवेशों से स्वतंत्र गणराज्य बन गए, जिन्हें अपने संविधानों का मसौदा तैयार करने की पूर्ण विधायी शक्तियाँ प्राप्त थी। यानी अब उनको वो शक्तियाँ प्राप्त थी कि वो खुद स्वयं बिना किसी के दबाव के वो अपना संविधान खुद तैयार करे। तो इसका ये महत्व काफ़ी अधिक था कि अब भारतीयों को स्वतंत्रता मिलने वाली थी और वो एक कानून के द्वारा। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की कुछ चुनौतियाँ भी रही और वो बड़ी ही अपने आप में बड़े ही उच्च दर्जे की थी, यानी एक कुछ अलग हाई लेवल के बहुत ही उच्च दर्जे के इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम कुछ गलत रूप में भी हमें देखने को मिले। और उसमें सबसे पहला था विभाजन हिंसा, यानी जब विभाजन हुआ तो हिंसा भड़की और वो किस प्रकार से भारत के विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। हिंदू और सिख भारत लौट आए जबकि मुसलमान पाकिस्तान चले गए। इस दौरान भड़की हिंसा में लाखों लोगों की जान गई और लाखों लोग विस्थापित हुए, जिससे यह इतिहास के सबसे बड़े पलायनों में से एक बन गया। भारत को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन यह एक हिंसा का रूप भी साथ के साथ ले गई। यानी जब ये घोषणा हुई कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रह सकते हैं और जो पाकिस्तान चले जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, तो ऐसे में लोगों का पलायन हुआ। और जब पलायन हुआ तो लोगों के अंदर धर्मों को लेकर एक लड़ाई हुई और बड़े ही उच्च स्तर की एक हिंसा होती है जिसमें लाखों लोगों की जान चली जाती है। और ऐसा माना जाता है कि यह विश्व के सबसे बड़े पलायनों में से एक था। कश्मीर संघर्ष। कश्मीर का भारत में विलय एक प्रमुख विवाद का मुद्दा बन गया, जिसके कारण कश्मीर संघर्ष शुरू हुआ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को लगातार प्रभावित आज भी कर रहा है। यानी दो तरह की चुनौतियां आप और भी देखेंगे, लेकिन अभी मूल रूप से आप दो तरह की चुनौतियां देखेंगे कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ और विभाजन हुआ और ये कंडीशंस रखी गई कि जो भारत में रहना चाहता है वो भारत में रह सकता है और जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो वहाँ जा सकता है, तो बड़े ही उच्च स्तर पर हिंसा होती है, लाखों लोग मारे जाते हैं। और वहीं कश्मीर संघर्ष, यानी कश्मीर को मिलाने की नीति एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, और यहीं से कश्मीर संघर्ष का जन्म होता है। कश्मीर संघर्ष की शुरुआत यहीं से होती है। अब दूसरी बड़ी समस्या ये थी कि किन्हीं स्थानों पर बहुत अधिक संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और यानी अब जो शरणार्थी थे एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे, तो एक शरणार्थी संकट भी अब सामने आया। तो आप देखेंगे
कि विभाजन ने इतिहास के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक को भी जन्म दिया, क्योंकि लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने और नवगठित राष्ट्रों में शरण लेने के लिए सीमा पार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आप देखेंगे कि विभाजन के बाद हिंसा होती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर कश्मीर संघर्ष को जन्म मिलता है, और तीसरा कि एक शरणार्थी संकट, यानी अब लोगों को वो बॉर्डर, वो सीमा एक राष्ट्र की पार करनी पड़ती है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में विस्थापित होना पड़ता है, वो लोग बेघर हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारत और पाकिस्तान के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत और दो स्वतंत्र राष्ट्रों के जन्म का प्रतीक तो था। जहां इसने लाखों लोगों के स्वतंत्रता के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे सपनों को साकार किया, वहीं इसने विभाजन की एक ऐसी विरासत भी छोड़ी जिसने महत्वपूर्ण कठिनाइयों और संघर्षों को जन्म दिया। चुनौतियों के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया और इसके भविष्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की नींव रखी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया, ब्रिटेन द्वारा पास किया गया, और फिर उसके द्वारा कुछ जो बिंदु रखे गए उनका कुछ अपना महत्व था। तो उन्हीं बिंदुओं के कारण कुछ नई चुनौतियां भी इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद देखने को मिली, जिसमें एक बड़ी हिंसा, कश्मीर संघर्ष, विभाजन इत्यादि इस प्रकार की कुछ विध्वंसकारी घटनाएं, जिनको इतिहास में हमेशा याद किया जाता है, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद देखने को मिली है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप देखेंगे माउंटबेटन योजना की घोषणा किस तिथि को हुई थी? माउंटबेटन योजना की घोषणा किस तिथि को हुई थी? तो आप इसको इस प्रकार से समझेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि माउंटबेटन योजना तो तब समझे कि हमें पहले पता तो चले कि माउंटबेटन आखिर थे कौन। तो आप देखेंगे कि 1947 में वेवेल उस समय के जो वायसराय थे उनको हटा करके उनकी जगह एक नए वायसराय बनाए गए, और जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और फिर इनको भारत में भेजा जाता है, और वो कब भेजा जाता है? 24 मार्च 1947 को इनको नया वायसराय बना करके भारत में भेजा जाता है, और वो भेजा जाता है 24 मार्च 1947 को। तो इसके बाद ये भारत से बहुत सारी चर्चाएं करने के बाद वापस ब्रिटेन में जाते हैं, और फिर वहाँ से जो चर्चाएं होती है उनको कानूनी रूप देने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया जाता है। या आप कहेंगे कि 24 मार्च 1947 के बाद वो वापस ब्रिटेन जाते हैं, और फिर वहाँ पर चर्चा करने के बाद और कुछ प्रस्तावों के साथ वापस भारत आते हैं, और उन प्रस्तावों को 3 जून 1947 को भारतीय लोगों के समक्ष या भारतीय राजनीतिज्ञों के समक्ष रखा जाता है। और आप देखेंगे कि माउंटबेटन योजना की घोषणा किस तिथि को हुई? 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947, 3 जून 1947। तो आप देखेंगे कि ये वो समय था 3 जून 1947 जब ये माउंटबेटन योजना भारतीयों के सामने रखी जाती है। माउंटबेटन योजना जब भारतीयों के सामने रखी जाती है तो वो तिथि होती है
3 जून, जिसको हम मन बाटन योजना, बाल्कन योजना या माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के अलग अलग प्रकार के नामों से जानते हैं। और ये योजना 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को रखे जाने के बाद फिर ये स्वीकृत कर ली जाती है, भारतीयों के द्वारा इसको स्वीकृति मिल जाती है और फिर इसको ब्रिटेन की संसद में कानूनी रूप दिया जाता है और उसको नाम दिया जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी आप देखेंगे कि जब माउंटबेटन भारत आए और वो एक योजना के साथ में आए, उन्होंने कुछ प्रस्तावों को भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने रखा, तो उसका मूल उद्देश्य क्या था। यानी वो चाहते थे कि संविधान निर्माण हो या भारत का विभाजन हो या एक संघीय ढांचा हो और प्रांतीय स्वायत्तता हो। यानी माउंटबेटन जब भारत आते हैं तो ये निश्चित हो चुका था कि भारत अब बिना विभाजन के, यानी भारत की एकता को बनाए रखना अब संभव नहीं है। और ये स्पष्ट होने के बाद या क्लियर होने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा माउंटबेटन को वायसराय बना करके भारत भेजा जाता है। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं भारत विभाजन था। यानी जब आपने पिछली क्लासेस में देखा कि 1945 तक जितने भी कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किए गए, वहाँ हिंदू और मुस्लिम को बांटने की बात तो की गई, लेकिन कहीं भी वेवेल योजना तक कहीं भी अलग राष्ट्र बनाने की बात नहीं करी गई। तो आप देखेंगे कि माउंटबेटन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत का विभाजन, यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखेंगे नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ये डेट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आते हैं और वो लोगों से चर्चा करते हैं और उनकी चर्चाओं के बाद वो एक प्रस्ताव के साथ वापस ब्रिटेन जाते हैं और उस प्रस्ताव को ब्रिटेन सरकार के समक्ष रखा जाता है और फिर वो प्रस्ताव उसको कानूनी रूप दिया जाता है और उसको 15 और 16 जुलाई को ब्रिटेन संसद के दोनों सदनों में पास कराया जाता है और फिर इसके बाद 18 जुलाई को उसको राजकीय स्वीकृति मिलती है, यानी राजकीय स्वीकृति मिलती है, यानी अब उसको कानूनी रूप कंप्लीटली दिया जाता है। यानी आप देखेंगे कि 18 जुलाई 1947 वो दिन था जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पास हुआ या उसको अंतिम स्वीकृति दी गई। तो आपको ये पॉइंट्स, ये डेट्स कुछ याद रखनी है, इनको कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। माउंटबेटन योजना को और किस नाम से जाना जाता है। एक तरफ आप देखेंगे कि हम जानते हैं कि माउंटबेटन योजना यानी भारत के उस समय के वायसराय माउंटबेटन के द्वारा कुछ प्रस्तावों को रखा जाता है, उन पर चर्चा की जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि इसी योजना को, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 3 जून 1947 को भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने, कांग्रेस के सामने, भारतीय लोगों के सामने रखी गई थी। लेकिन इसको कुछ लोगों ने मन बाटन यानी मन को बांटने वाली योजना का भी नाम दिया, और कुछ ने इसको बाल्कन योजना यानी बाल्कन योजना इत्यादि नाम इस योजना को दिए गए, जो अलग अलग प्रकार के लोगों ने इसको अलग अलग प्रकार से देखा। यानी जिस संगठन की या जिस राजनीतिक व्यक्ति की जिस प्रकार की सोच थी, उसने इस माउंटबेटन योजना को उसी प्रकार का नाम दिया। तो आप देखेंगे कि माउंटबेटन योजना को किस नाम से जाना जाता है? अगस्त ऑफर यानी अगस्त प्रस्ताव नहीं, ये 1940 में लाया गया था, और उस समय के वायसराय थे लिनलिथगो। ये आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्रिप्स प्लान ये 1942 में क्रिप्स प्लान आया था, और आप देखेंगे कि 3 जून प्लान, इसको 3 जून प्लान के नाम से ही जाना जाता है। और ये वेवेल प्लान जो 1945 में आया, तो आप देखेंगे कि माउंटबेटन योजना यानी माउंटबेटन 1947 में भारत आते हैं, तो आप देखेंगे कि वो 3 जून को, जैसे कि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि 3 जून को वो अपना प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखते हैं, तो उसी को हम माउंटबेटन योजना के नाम से, या 3 जून की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत सत्ता हस्तांतरण की मूल तिथि क्या थी? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत सत्ता हस्तांतरण की तिथि क्या थी? यानी ओरिजिनल डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर बाय माउंटबेटन योजना। आप देखेंगे कि 15 अगस्त 1947, ये तो भारत के स्वतंत्र होने की, जैसा आप जानते हैं, वो तिथि है कि जिस तिथि में भारत आज़ाद हुआ, एक नए राष्ट्र का उदय हुआ, जून 1948। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब माउंटबेटन भारत आते हैं, वो चर्चा करते हैं। उस चर्चा में, उन प्रस्तावों में भारत की जो आज़ाद करने की तिथि थी वो जून 1948 थी। लेकिन जब वो वापस भारतीय राजनीतिज्ञों के साथ में चर्चा करने के बाद वापस ब्रिटेन जाते हैं, और फिर उस ब्रिटेन जाने के बाद चर्चा होती है, तो उन प्रस्तावों में एक ये भी था कि भारत की जो आज़ादी है वो जून 1948 की ना होकर के उसको पहले किया जाए, यानी तत्काल किया जाए, और फिर इस मांग को मान भी लिया जाता है। तो आप देखेंगे कि पहली बार जब माउंटबेटन योजना भारतीयों के सामने रखी जाती है, तो आप देखेंगे कि उसमें तिथि जून 1948 की रहती है कि भारत आज़ाद जून 1948 में होगा। लेकिन जब चर्चा करने के बाद 3 जून 1948 को जब माउंटबेटन उस योजना को भारत के लोगों के सामने रखते हैं, और फिर उसको जब अमली जामा पहनाया जाता है, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया जाता है, तो वो तिथि कहीं ना कहीं 15 अगस्त 1947 की निर्धारित की जाती है। लेकिन उस स्वतंत्रता अधिनियम को पास करने से पहले वो तिथि कहीं ना कहीं जून 1948 की थी। तो आप याद रखेंगे कि माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत के स्वतंत्र होने की जो तिथि थी वो जून 1948 थी। माउंटबेटन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब 24 मार्च 1947 को
भारत के वायसराय को बदल करके, यानी इस समय से पहले भारत के वायसराय थे वेवेल, यानी इनको बदल दिया जाता है और इनकी जगह नए वायसराय आते हैं और उनका नाम लॉर्ड माउंटबेटन, जो माउंटबेटन योजना के नाम से ही है। यानी आप समझेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन उस समय के वायसराय हैं, वो ब्रिटिश सरकार के एक एजेंट के रूप में भारत में कार्य कर रहे हैं। रियासतों को कौन सा विकल्प दिया गया? यानी आप देखेंगे कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया तो उसमें ये हमने अभी डिस्कस किया कि रियासतों को उसमें कौन से अधिकार दिए गए या रियासतों को लेकर उसमें क्या बोला गया। तो आप देखेंगे कि वो केवल भारत को एडॉप्ट कर सकते हैं या भारत में विलय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये नहीं कहता कि रियासतें केवल भारत में मिलेगी, यानी उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं था। ना ही ये कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी, ना ये कहता है कि वो ब्रिटेन के अधीन रहेगी, बल्कि भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी गई कि वो भारत में भी शामिल हो सकते हैं, वो पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन था कि वो खुद स्वतंत्र भी रह सकते हैं। यानी वो ना भारत में शामिल हो और ना ही पाकिस्तान में शामिल हो, वो अपने आप में स्वतंत्र भी रह सकते हैं। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें देखो आप ऑप्शन देखेंगे, जिन्ना, अयूब खान, माउंटबेटन, लियाकत अली खान। तो आपको ये समझना है कि जो ये माउंटबेटन थे ये टेम्परेरी, ये उनके पहले गवर्नर जनरल नहीं थे। हाँ, कुछ समय के लिए इनको बनाया गया, लेकिन वास्तव में इनके पहले गवर्नर जनरल थे जिन्ना। इनके पहले गवर्नर जनरल जिन्ना थे, और लियाकत अली खान को बाद में जब वहाँ गवर्नमेंट बनी तो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ पर लियाकत अली खान को बनाया गया। नेक्स्ट, अधिनियम का सबसे बड़ा संवैधानिक परिणाम क्या था? अधिनियम का सबसे बड़ा संवैधानिक परिणाम क्या था? बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट, रिपब्लिक का बनना, फेडरल इंडिया का बनना, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड। तो आप देखेंगे कि जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, उसके द्वारा भारत को आज़ादी मिली, यानी एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। यानी ये वो समय था जब भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई। तो आप इस प्रकार का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो उसका आंसर आप पाएंगे एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ये वो समय था जब ब्रिटिश रूल की समाप्ति होती है या ब्रिटिश शासन की समाप्ति होती है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मूल अधिकार या मूल आधार क्या था? यानी जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया, तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि 3 जून 1947 को जो योजना माउंटबेटन के द्वारा भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने रखी गई, उसके साथ माउंटबेटन ब्रिटेन जाते हैं और ब्रिटेन में फिर उस प्रस्ताव को लेकर के कानूनी अमली जामा पहनाया जाता है और फिर उसको एक कानूनी रूप दिया जाता है, और वो कानून 18 जुलाई 1947 को पास किया जाता है और जिसका नाम होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो यानी इसके पीछे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1940 का मूल आधार वो माउंटबेटन प्लान था, जो माउंटबेटन के द्वारा भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने रखा गया
और भारत को फिर कानूनी रूप से आज़ादी मिली, जिसको हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में देखते हैं। तो अब हम इससे आगे देखेंगे कि किस प्रकार भारत में एक नया संविधान बनता है और फिर उस संविधान को बनता हुआ देखेंगे और फिर देखेंगे कि उस संविधान में कौन से प्रावधान हैं और किस प्रकार की सत्ता और शासन या भारत के सत्ता और शासन को चलाने के लिए किन प्रावधानों का गठन किया गया है। तो ऐसे ऐसे हम अपने राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां चीज़ें काफ़ी रोचक या इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लगातार क्लासेस को देखते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।